एक आध क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो नाइट्रेट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं और कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, है ना, इन सब में कॉमन टर्म क्या है? मतलब व्हाट टाइप ऑफ गैसेस दे आर? ग्रीन हाउस गैसेस। यस। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, वो कहाँ से रिलीज होते हैं? सल्फर मेन, हाँ, मेन इसका अ, जो सोर्स है वो कौन कौन से हैं? बर्निंग ऑयल, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। हाँ। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हम्म व्हीकल से होता है, हम्म। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो इंडस्ट्री से होते हैं। हाइड्रोजन नहीं, नहीं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही बोला मैंने। हाँ, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबशन से होते हैं, हाँ, बर्निंग से, बर्निंग से। फ्यूल बर्निंग से। यस यस। ठीक है। और हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, है ना? तो क्या होते हैं प्रोड्यूसर और कौन कौन से होते हैं, और कौन होते हैं कंज्यूमर्स? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद आज का शुरू करेंगे। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। नहीं, 1 सेकेंड। जिन्होंने एक बार बोल दिया है ना, वो ना बोलें। पहले कोई दूसरा कोई बोलना चाहेगा? नेहा जी, राखी जी। राखी जी, आप दो हाँ, यस, मैं मेरा लैपटॉप है ना, उससे साउंड कम आता है, इसलिए मैं मोबाइल से भी जुड़ी हूँ। ओके, ठीक है। तो और कोई बताना चाहेंगे? मैसेज भी कर सकते हो आप। साक्षी जी, राखी जी आप बताना चाहेंगी? मैंने बोला अभी ऑक्साइड्स के बारे में, नाइट्रोजन अच्छा, ऑक्साइड्स। ओके ओके ओके। मेघा जी। नहीं पता? अच्छा, आंसर इस पे मैं देख लेती हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंसी से क्या मतलब निकलता है? फोटोसिंथेटिक बना लेता है। प्रोसेस से खुद के फूड खुद बना लेते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं वो। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब है फूड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, वो सब चीजें चाहिए ना, तभी तो ग्रोथ होगा, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। तो उसके लिए उनको किसी और लिविंग बीइंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द नेचुरल जो चीजें हमें मिल रही हैं, जैसे कि सनलाइट। स्पेशली हम अर्थ के बारे में बात करें जहाँ पे लिविंग है, तो सनलाइट से वो खुद ही अपना फूड और जो भी उनको चीजें चाहिए वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। और इसके अलावा वो दूसरों को एनर्जी देने का काम करते हैं, दूसरों की लाइफ जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए उनको प्रोड्यूसर कहा गया। और जो उनको कंज्यूम करते हैं अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी सोर्स के लिए, है ना, डेवलपमेंट के लिए, उनको कहा है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स हमने कितने तरह के पढ़े थे? 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं, कोई और बता दीजिए। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी प्राइमरी, कंज्यूमर। सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी कौन से होंगे? ट्रीज होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी हम। नहीं, हम प्राइमरी भी हो सकते हैं, मतलब हम सीधा यदि घास को खा लें, आई मीन प्लांट्स को खा लें तो हर्बीवर्स हो रहे हैं। हर्बीवोरस होंगे वो। बस ये चीज है कि दे आर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब है कि जो प्लांट्स को या वेजिटेबल्स को खाते हो उनको, उन वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, है ना। सेकेंडरी कौन से होंगे? जो प्राइमरी को कंज्यूम करेंगे। और टर्शरी कौन से होंगे? जो सेकेंडरी को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम आगे शुरू करते हैं। अब मैं प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन, बताइएगा। विजिबल है स्क्रीन सबको? यस मैम। ओके।
तो कल हमने रिन्यूएबल सोर्सेस पढ़े थे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम। जो थर्ड है, शायद थर्ड या फोर्थ है, इसके पहले हमने क्या किया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी ना, थर्ड वाला। तो ये हम फोर्थ वाला पढ़ रहे हैं अब, टाइडल पावर। टाइड से क्या समझते हैं आप लोग? टाइड्स आते हैं, कहाँ पर आते हैं? कभी वर्ड सुना है कभी? में या ओशियन में? सी हाँ में मैम। हाँ, ओशंस में आते हैं, पर इसका इफेक्ट जो है वो एस्चुरीज में और जो बैक वाटर्स है सी का, ओशन का, वहां पर इसका इफेक्ट पड़ता है ना, वहां का भी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो क्यों आते हैं, कोई आइडिया आपको? टाइड्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से जो चांद का होता हाँ है हाँ, फुल मून डे एंड नो मून डे को। हाँ, ग्रेविटेशनल पावर ऑफ मून जो है वो सबसे ज्यादा इस पे इफेक्ट डालता है। हालांकि बाकी जो प्लैनेट्स हैं, सन है, सबका एक पावर है, लेकिन क्योंकि मून सबसे नियरेस्ट है हमारे अर्थ के, तो उसका इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा पड़ता है। इसलिए ल्यूनर साइकिल जो है उसका इफेक्ट इस टाइडल उस पे पड़ता है। तो tidal power works rather like a hydroelectric scheme except that the dam is much bigger। अब ये तो खैर डैम वैम बनाना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन हैं, वहां पर क्या, किसकी जरूरत है? हाइड्रो की, यानी कि पानी की जरूरत है। उसके लिए बड़े बड़े स्टोरेज लेक्स बनाई जाती है, जहाँ पे पानी जो है वो हमेशा वो स्टोर करके रख सकें, ताकि उसके करंट से जो टरबाइंस चलते हैं वो चलें, और फिर जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो वो पानी जो हम अभी तक बात कर रहे थे वो रिवर का वाटर है, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारा वाटर है, 70% वाटर जो है वो ओशन का है, सी का है। तो यदि हम उसको यूज कर लें किसी तरह से, तो वो भी एक बहुत बड़ा जो हमारा कंजम्पशन है एनर्जी का, उसको वो पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए वहां पे क्या करना पड़ेगा? वहां पे मतलब कि एकदम शोर पे जाके, और ये हाइड्रो पावर स्टेशंस जो हैं, टाइडल पावर स्टेशंस को हम यहाँ पर कहेंगे, वहां पे बिल्ड नहीं होते, ये एस्चुरीज में होते हैं। एस्चुरीज का मैंने आपको बताया था कि वो पोर्शन होता है जहाँ पे रिवर का पानी और ओशन का जो बैक वाटर है वो मिलता है। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा पानी का चेंज होता है, और वहाँ पे रिजर्वॉयर्स बन जाते हैं कई बार, जिसको हम बैक वाटर्स कहते हैं। सुना होगा आपने, यदि कभी आप कोस्टल एरिया में विजिट करने गए होंगे, तो उसमें वाटर जो है वो वैसे रहता ही रहता है। लेकिन यदि टाइड्स हैं तो वो एकदम से काफी सारा पानी जो है वो इकट्ठा वहां पर हो जाता है, और उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, वहां पे डैम बना सकते हो। लेकिन उस डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वैसे भी कॉस्टली होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर का जो, क्योंकि ये एक ह्यूज बॉडी होती है ना, एक छोटा मोटा लेक या ऐसे नहीं होता है, बहुत बड़ी जो है एस्चुरीज जो हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, और वहां पर जो टाइडल पानी आता है वो भी बहुत ज्यादा होता है ना। तो उसको स्टोर करने के लिए एक ह्यूज डैम, जिसको कि इन्होंने कहा 12 वो बनाए जाते हैं। तो उस डैम की कॉस्ट जो है, जो हाइड्रो पावर स्टेशन, हाइड्रो थर्मल पावर स्टेशन जो हैं, हाइड्रो पावर जो स्टेशंस हैं जो नदियों पे डैम बना के की जाते हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत खर्चीले होते हैं। और उसको बनाना भी, उसके लिए साइट को चूज करना भी बहुत एक टफ टास्क है ना। और बाकी का फंक्शनिंग सेम होता है, पानी बस सोर्स जो है वो अलग है। टाइडल करंट, टाइडल जो वाटर है उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो फ्लो ऑफ टाइड्स कैन बी यूज टू टर्न द टरबाइन, वो प्रोसेस सारी की सारी सेम है। अब अभी तक जो वर्ल्ड में है वो 20 साइट्स इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पॉसिबल टाइडल पावर स्टेशंस, आइडेंटिफाई किया है। बहुत ज्यादा बने हुए नहीं है ये भी, है ना, वर्ल्ड में तो कम ही है, क्योंकि इसके कॉस्ट और साइट सिलेक्शन, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस सेम ही हैं जो हमने पहले पढ़े, कि वंस यू हैव बिल्ट इट, टाइडल पावर इज फ्री।
क्योंकि जो फ्यूल है, जो बेसिक चीज आपको चाहिए पावर प्रोड्यूस करने के लिए, पानी, वो आपका फ्री है ना, वो तो आपको मिल रहा है और रोज मिल रहा है। एंड इट प्रोड्यूसेस नो ग्रीन हाउस गैसेस, कोई भी यहाँ पर कंबशन नहीं है, कोई भी इग्निशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं वो नहीं प्रोड्यूस करता, प्लस कोई और वेस्ट जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं करता। एंड इट नीड्स नो फ्यूल, फ्यूल की भी एज सच, फ्यूल खुद ही वाटर ही है। सो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी रिलायबली, जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, एंड नॉट एक्सपेंसिव टू मेंटेन। एक बार आपने बना लिया, सारे इक्विपमेंट्स वहाँ आप ले आए, तो उसके बाद में उसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत माइन्यूट और कॉस्टली मशीनरी नहीं होती है। जनरेटर जो है वो भी बिग मशीन्स हैं, और क्योंकि ये मैनुअली, एक तरह से मैनुअली तो नहीं कहेंगे, इस तरह से वर्क करती हैं जैसे कि पानी का करंट आया, उसके बाद में कहाँ पर गया, ये टरबाइंस को, बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं तो वो मूव करते हैं, उनकी ब्लेड्स हैं तो वो चलती रहती हैं। ऐसी कोई माइन्यूट मशीनरी या फिर टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस, वो सब यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो रिलायबल प्रोडक्शन होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है इसका मेंटेनेंस, एंड टाइड्स आर टोटली प्रेडिक्टेबल, क्योंकि अर्थ की भी पोजीशन है, मून की भी पोजीशन है, और ये बहुत चेंज होने वाली नहीं है ना। ट्वाइस अ डे टाइड्स आते हैं, और जो है वो अच्छे से जो है टाइडल वाटर जो है वो रिजर्वॉयर में हम जमा कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि दिस बैराज अक्रॉस दिस एस्चुरी इज वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड, जो अभी हमने बात की थी, and affects a very wide area. The environment is changed for many miles upstream and downstream. मतलब यदि आप रिजर्वोयर बना रहे हो, क्योंकि पानी हमेशा वहाँ पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में रिजर्वोयर में होना चाहिए, तभी वो टनल के रास्ते से हमेशा कंटिन्यूअसली टरबाइंस को करंट देगा, ताकि वो मूव करेंगे, और टरबाइन के मूव होने से जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए जब वाटर बॉडी का रिजर्वॉयर बहुत बड़ा होगा तो आसपास के रीजन, क्योंकि ये सी के अंदर या ओशन के अंदर नहीं बनाया जाता, कोस्टल एरिया में ही बनाया जाएगा, तो वहाँ का जो, और रिवर भी उसमें है, मतलब बैक वाटर्स एक तरह से है, तो वहाँ पर जो लैंड है, वहाँ पर जो हैबिटेट्स हैं, जो भी लाइफ है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स बनते हैं उनमें भी ये दिक्कतें आती हैं, है ना। तो वो पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो गड़बड़ हो जाता है। मैनी बर्ड्स भी हैं उसमें, एनिमल्स भी हैं उसमें, प्लांटेशन भी है, ट्रीज भी हैं, जंगल्स भी हैं, सारी चीजें हैं। And it provides power for around 10 hours each day when the tide is actually moving in and out. ये और कुछ है इसमें, और बहुत ही कम साइट्स हैं, है ना, हर जगह तो ये एस्चुरीज होती नहीं है, कहीं कहीं पर है, और वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही ये चीज़ बनाई जाती है। और लास्ट, सेकेंड लास्ट है बायोमास एनर्जी। अब बायोमास एनर्जी क्या होती है? बायोमास क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको भी यूज करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। So biomass is a fuel that is developed from organic materials, a renewable and sustainable source of energy, which is used to create electricity or other forms of power. अब कौन कौन से है वो बायोमास जो हम इसमें यूज कर सकते हैं? तो स्क्रैप लंबर, फॉरेस्ट डेब्रीज, सर्टेन क्रॉप्स, मैन्योर, सम टाइप्स ऑफ वेस्ट रेसिड्यूज। मतलब ये है कि जो ट्रीज हैं, जंगल्स हैं, उसका भी कुछ वेस्ट है ना, कुछ ट्रीज टूट जाती हैं, तो वो जो स्क्रैप है, या जो फर्नीचर और इन सब में हम यूज करते हैं, है ना, वो स्क्रैप है ना। फॉरेस्ट के डेब्रीज हैं, जो फॉरेस्ट का जो जंगल में जो भी चीजें खराब हो जाती हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इसको लुक आफ्टर करता है, तो वो सारी चीजें भी हम यूज कर सकते हैं। सर्टेन क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनका की जो प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो हम यूज करते हैं। मैन्योर,
मैन्योर के लिए जो हम काऊ डंग है और ये सब चीजें जो है, क्योंकि ये भी एक तरह से गैस और वो सब रिलीज करती हैं, तो वो सब भी यूज कर सकते हैं। एंड सम टाइम्स ऑफ वेस्ट रेसिड्यूज जो डेट्राइट्स हैं, जो डेड हो गए हैं, है ना, उनके मैटर, क्योंकि उनमें भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स तो हैं, तो उन सब चीजों को भी यूज करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। So plant and animal waste is used to produce fuel such as methanol, natural gas and oil, and we can use जो एनिमल मैन्योर है, वो चिप्स हैं, है ना, सीवीड है, कॉर्न स्टेक्स हैं, कॉर्न मतलब जो हम मक्के भुट्टे वुट्टे खाते हैं उसका जो स्टेक है, शुगर केन का जो आफ्टर टेकिंग होल द जूस जो वेस्ट हो जाता है उसको भी यूज किया जाता है। साथ में जो हस्क है, जो जिससे हमने जैसे अनाज निकाल लिया और बाकी का जो बच गया वेस्ट, उसको भी यूज करके जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। शुगर केन इज हार्वेस्टेड एंड टेकन टू अ मिल। मिल्स, जो शुगर मिल्स होती हैं, उसमें शुगर केन यूज करने के बाद में बहुत सारा वेस्ट जो है वो बच जाता है ना, आफ्टर द जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम। तो वो जो ड्राई लेफ्ट ओवर है उसको भी जो है वो हम पावर स्टेशन में बर्न करके और जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। एक सिंपल सा इक्वेशन है यहाँ पे, जो अदर सॉलिड वेस्ट हैं दैट कैन बी बर्न टू प्रोवाइड हीट, एंड ये जो हीट है इसको फिर पानी को बॉईल करने में, और वो जो स्टीम है उससे फिर टरबाइन चलती है और फिर जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है स्टीम। स्टीम जो है वो टरबाइन को वो करेगी। तो स्टीम कहाँ से प्रोड्यूस होगी? हीट से। और हीट कहाँ से प्रोड्यूस होगी? सॉलिड जो वेस्ट है इसको बर्न करने से। तो सबसे पहले बर्न फ्यूल, फिर हीट वाटर टू मेक स्टीम, एंड देन स्टीम टर्न्स टरबाइन एंड टरबाइन टर्न्स जनरेटर, और जनरेटर का क्या काम है? उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। और एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है वो आपका यूज हो जाता है, एंड द फ्यूल टेंड टू बी चीप, क्योंकि जो रॉ मटेरियल यहाँ पर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? वेस्ट। एक तरह से वेस्ट ही कहेंगे इसको। तो वो प्लांट्स और एनिमल का सबका वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही सस्ता है। लेस डिमांड ऑन अर्थ रिसोर्सेज जो है वो, मतलब कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि जो वो लिविंग बीइंग्स या प्लांट्स के जो रेसिड्यूज हैं, जो वेस्ट है, उसको यूज कर रहे हैं। तो अर्थ के रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा वो नहीं है, हार्म नहीं है उनको। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि कलेक्टिंग द वेस्ट इन सफिशिएंट, क्योंकि आप एक यदि प्लांट लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि ये सब चीजों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस रॉ मटेरियल और दिस बायोमास इज रिक्वायर्ड उसके लिए। अब उस बायोमास वो अलग अलग जगह है ना, जंगल का अलग है, ह्यूमन वेस्ट अलग है ना, जो हम वेस्ट अपने घरों से निकालते हैं, और जो प्लांट्स हैं या जो फील्ड है वो अलग है, फार्म्स अलग हैं, तो सबसे ये, या मिल्स अलग हैं, तो सबसे ये वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करना और उसके बाद में उसको प्लांट तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एंड वी बर्न द फ्यूल। अब सबसे बड़ी चीज ये रिन्यूएबल एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं? रिन्यूएबल तो है, क्योंकि वो वेस्ट तो जहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, तो वेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन उसको हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं? उसको बर्न करके। तो यदि आप किसी भी चीज को बर्न करोगे तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं, और वो अच्छी नहीं है। तो सम वेस्ट मटेरियल आर नॉट अवेलेबल ऑल ईयर राउंड। अब जैसे कि कुछ मटेरियल है वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, वो एक टाइम पे ही, जैसे कि अब कुछ भी एग्जांपल ले लो, वैसे शुगर केन वैसे तो अवेलेबल रहता है, लेकिन बाकी का जो क्रॉप है, जैसे कि मेज है या जो
हस्क है वो एक टाइम पे ही अवेलेबल रहेगा, जब पूरी फसल कट जाएगी, मतलब साल में 2 बार 3 बार, तभी वो अवेलेबल रहते हैं, हमेशा वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो इसलिए जो भी क्रॉप हम यूज़ करते हैं वो एक सर्टेन पीरियड के लिए अवेलेबिलिटी उनकी रहती है और फिर वो नहीं रहते हैं। तो फिर और जब आप पावर प्लांट बनाते हो तो वो ये सोच के बनाया जाता है कि आपको कंटिन्यूअसली जो है पावर वहाँ से मिलता रहे, भले ही कभी कम कभी ज़्यादा ये हो सकता है, लेकिन अ, हमेशा कुछ सर्टेन अमाउंट, कुछ थ्रेशोल्ड तक तो वो चीज़ मिलनी ही चाहिए। इज इट रिन्यूएबल? हाँ, बिल्कुल रिन्यूएबल है। वी विल ऑलवेज मेक वेस्ट प्रोडक्ट, वी कैन ऑलवेज प्लांट एंड ग्रो मोर शुगर केन, मोर ट्रीज, सो दे आर रिन्यूएबल। लास्ट जो आता है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है और इसके लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर पावर इज़ जनरेटेड यूजिंग यूरेनियम। जो मेन जो पावर सोर्स है वो है न्यूक्लियर फिजन और उसमें यूरेनियम मेटल का यूज़ होता है, व्हिच इज़ अ मेटल माइन्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये यूरेनियम भी इतना सब जगह बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता है, कई कंट्रीज़ को इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। बट यूरेनियम चाहिए कम, जितना रॉ मटेरियल की तरह यूरेनियम की ज़रूरत है वो कम है, लेकिन फिर भी ये नीड तो है ही है। आप क्योंकि एक बार पावर प्लांट आपने बना लिया तो आपको कंटिन्यूअसली उसमें कुछ रॉ प्रोडक्ट तो डालना ही पड़ेगा। नाउ न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसेस अराउंड 11% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी नीड्स। इम्पोर्टेंट डेटा है कि 11% जो है वो वर्ल्ड की एनर्जी वो कहाँ से आ रही है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रही है। and produces huge amount of energy from small amounts of fuel. फ्यूल तो कम चाहिए और उससे एनर्जी बहुत सारी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट पोल्यूशन दैट यू विल गेट फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में पोल्यूशन थोड़ा होता है और थोड़ा हैजार्डस भी है, लेकिन वो यदि प्रॉपर केयर से किया जाए तो उसको मेंटेन किया जा सकता है ना। और इसकी बर्निंग से उतनी गैसेस जो फॉसिल फ्यूल से के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती हैं। क्या होता है न्यूक्लियर फिजन? फिजन का बेसिक जो मीनिंग है वो है ब्रेकिंग, है ना, फिजन अलग अलग कर देना। तो कोई यूरेनियम का एटम को यदि एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाए, है ना, क्योंकि यूरेनियम जो है वो बहुत अनस्टेबल सा मेटल है, इसको जरा सा कुछ एनर्जी मिल जाए तो ये ब्रेक हो जाता है दो अलग अलग एटम में, डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, दो में रिलीज हो जाता है और +3 न्यूट्रॉन्स उससे निकलते हैं एंड प्लस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे रिलीज होती है। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है और ये चेन रिएक्शन है, क्योंकि ये तीन जो न्यूट्रॉन्स बने ये फिर से 3 अलग अलग यूरेनियम एटम को बम्बार्ड करेंगे और फिर वहां से 3 निकलेंगे। तो इस तरह से यू कैन इमेजिन कि ये जो चेन रिएक्शन है ये बढ़ती चली जाती है ना। तो इसको भी कंट्रोल्ड वे में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें ये प्रिंसिपल जो है आइंस्टीन इक्वेशन का, E इज इक्वल टू मास इनटू सी स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर। मतलब एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है मास में और मास जो है कन्वर्ट हो सकता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का भी स्क्वायर, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो वही चीज है कि ये जो मास है और ये जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए और अच्छे से इन्होंने बताया कि एक न्यूट्रॉन है, ये जो है यूरेनियम एटम पे इसने बम्बार्ड किया और इससे दो अलग अलग जो है एटम्स बने, जिनका कि एटॉमिक नंबर क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग बनेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये यूरेनियम है, इन्होंने एक बेरियम बनाया, एक क्रिप्टन बनाया और 3 न्यूट्रॉन्स बनाए। तो डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो किस पीरियोडिक टेबल पे आते हैं वो प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। और लेकिन 3 न्यूट्रॉन्स इसमें बनेंगे और ये तीनों न्यूट्रॉन्स इस रिएक्शन का 3 टाइम्स करेंगे
और फिर वो 3 टाइम्स और फिर वो 3 टाइम्स, इस तरह से मल्टीपल अमाउंट ऑफ दिस फिजन ऑकर्स, और ईच फिजन प्रोसेस में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और ये मल्टीपल टाइम्स होगी तो देयर इज ह्यूज एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एंड दिस रिएक्टर यूजेज यूरेनियम रॉड्स एज अ फ्यूल एंड द हीट इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। अच्छा, ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में होती है? हीट के फॉर्म में होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, और फिर ये हीट एनर्जी फिर उसी तरह से हम इसको यूज करते हैं टरबाइंस और फिर हमारा जनरेटर, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन्स स्मैश्ड इनटू न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम एटम व्हिच स्प्लिट्स रफली इन हाफ एंड रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये जो एनर्जी है, जब भी क्यों क्यों एनर्जी रिलीज हुई? क्योंकि इन दोनों का जो मास है ना, वो इसके मास से कम हो, मतलब इसका मास और इन दोनों का मास करीब करीब सेम होना चाहिए, है ना, लेकिन होता नहीं है। तो वो जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ न्यूक्लियर पावर वर्क्स, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक फ्लो दिया हुआ है जिसको कि आप याद रख सकते हो कि न्यूक्लियर फिजन मेक्स हीट, एंड ये जो हीट है ये वाटर को सप्लाई होती है, फिर वहां से वो स्टीम बनती है, देन स्टीम टर्न्स टर्बाइंस, टर्बाइन टर्न्स जनरेटर, एंड देन इलेक्ट्रिकल पावर इज सेंट अराउंड द कंट्री, जहां पर भी नीड है वहां पर इसको सप्लाई कर दिया जाता है। एक और रिएक्शन है, हालांकि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो न्यूक्लियर फिजन पे ही बेस्ड हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन इज आल्सो अ सोर्स ऑफ अ रिएक्शन ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इससे भी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? इससे फिजन से जस्ट अपोजिट है। फ्यूजन का क्या मतलब होता है? मिक्सिंग, है ना, ऐड हो जाना। आपने फ्यूजन सॉन्ग सुने होंगे, 2-3 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मिक्स करके या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के म्यूजिक को मिक्स करके एक फ्यूजन म्यूजिक बना दिया जाता है। तो उसी तरह से आप इसको समझ सकते हो कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज ऑल्सो अ एटॉमिक रिएक्शन बट इन विच multiple atoms combine to create a single massive atom। अब ये जो दो एटम से मिल करके एक एटम बन रहा है, उसका मास और इन दोनों जिनसे ये बना है उनके मास में भी डिफरेंस होता है। मतलब इसका मास, जो एक एटम बना उसका मास कम होता है इन दोनों से। तो जो मास नहीं है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट के टर्म्स में वो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि मास और एनर्जी का क्या रिलेशन है ना, मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे वो हीट एनर्जी में जो है वो बाकी का मास कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम सेम वे में यूज करते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है, द रिजल्टिंग एटम हैज स्लाइटली स्मॉलर मास, ये मैंने आपको बताया, देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ ओरिजिनल एटम्स एंड द डिफरेंस इन मास इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इसमें एक एग्जांपल है, दो जो लाइट आइसोटोप्स होते हैं एक एटम के, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन एटम के दो आइसोटोप्स लिए हैं, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स करना सुटेबल कंडीशन से कंपैरेटिवली इजी है और इनॉर्मस अमाउंट में ये अवेलेबल हैं, और ये बनाकर फ्यूजन जब इनका हो जाता है तो ये बनाते हैं हीलियम एंड दे प्रोड्यूस 1 न्यूट्रॉन साथ में, ठीक है। और इस तरह से और बाकी का जो पार्ट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो न्यूट्रॉन है ये फिर से कहीं कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करके फिर से कंबाइन करेगा, तो ये भी एक तरह से लंबी चेन प्रोसेस है, लेकिन ये मतलब रिस्की बहुत है, डेंजरस है, हेजार्डस है, इसीलिए इसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की तरह से अभी तक यूज नहीं करते हैं। रिसर्च इज गोइंग ऑन, लेकिन जो बॉम्ब्स वगैरह हैं जहाँ पे ये नहीं सोचा जाता कि कंट्रोल्ड हो, है ना, धमाकेदार हो, तो वहां पर इसको यूज करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है बट यस, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन सर्टेन
मतलब जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, और वहां पर इसको यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर पावर को यूज करने के, कि दिस न्यूक्लियर पावर कॉस्ट अबाउट सेम एज कोल, सो इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव। क्योंकि कोल भी है, वो भी बनाया तो नहीं जाता, नेचुरली अबंडेंस में कहीं कहीं पे है, तो वहां पर ये चीप पड़ता है। सो इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैसेस नहीं प्रोड्यूस होती हैं। सो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, and it produces huge amount of energy from small amount of fuel. फ्यूल की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कम होती है। सो और जो वेस्ट है वो भी बहुत कम होता है, एंड न्यूक्लियर पावर इज रिलायबल होते हैं ये। लेकिन इस पे यदि प्रॉपर मेजर्स लिए जाएं, है ना, तो काफी अच्छा सोर्स है। लेकिन यही है कि उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही या इस तरह यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो प्रॉपरली गवर्नड और क्या ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ऑल्दो नॉट मच वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। हालांकि वेस्ट इतना नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत भी जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ आप ऐसे नहीं कर सकते हो। उसका डिस्पोजल बहुत ही कहना चाहिए ध्यान से और प्रॉपर मेजर से, प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करके वो वेस्ट को हमें हैंडल करना चाहिए। इट मस्ट बी सील्ड अप एंड बरीड फॉर मेनी इयर्स टू अलाउ द रेडियो एक्टिव टू डाई अवे। क्योंकि यदि ये न्यूक्लियर रॉ मटेरियल है, न्यूक्लियर वेस्ट है, तो इसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो हैं वो बहुत समय तक वो रहते हैं, है ना। एग्जाम्पल हम देखते हैं जापान का, बहुत चेरनोबिल का, है ना, वहाँ जहाँ पर ये रशिया में था न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ अभी भी कोई नहीं रहता है। तो इस तरह से ये चीज़ें ईयर्स तक आपको हार्म कर सकती हैं यदि ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए तो इसलिए इसका जो डिस्पोजल है वो बहुत ही ध्यान से, केयरफुली हमको करना चाहिए। आप इंडिया में बहुत जगह पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और आगे भी प्लान हैं कि यहाँ पर ओपन किए जाएंगे, तो इसमें आप देख लें। इसमें सबसे जो ओल्डेस्ट है वो तारापुर का है ना, ये वाला फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट। एक और है जियो थर्मल पावर। अब जियो थर्मल पावर, जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल मतलब की हीट, है ना। जो अर्थ के अंदर है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ही बहुत ज्यादा मैग्मा, मतलब सारी जो चीजें हैं वो मोल्टन स्टेट में है, ठीक है। तो अब इसका हीट जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जगह निकलती है कहीं पर, तो क्योंकि रॉक्स भी हैं अंदर ना, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते आते जो है अर्थ जो है वो ठंडी होती चली जाती है ना। पहले कहा भी गया है कि कुछ एक्सप्लोजन हुआ होगा यूनिवर्स में, तब ये प्लैनेट्स जो है बने धीरे धीरे ठंडे होकर के, लेकिन उनके अंदर अभी भी वो हीट, वो मैग्मा जो है वो अभी भी है। तो ये जहाँ से इसको जगह मिलती है, क्योंकि हीट है ना, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, तो कहाँ यदि अर्थ के कुछ मीटर्स नीचे कई कई जगहों पर, हर जगह नहीं है, कई कई जगहों पर जो रॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, बहुत गर्म है वो। तो वहां पे यदि आप पानी डालो या ऐसा कुछ करो तो बहुत स्टीम प्रोड्यूस होती है, क्योंकि टेम्परेचर उन रॉक्स का बहुत ज्यादा है। रीजन वही है ना। तो अब ये जो स्टीम है, अभी अभी हमने पढ़ा कि स्टीम से जो है हम टरबाइन को रन करते हैं। तो यदि कोई पावर स्टेशन वहां बना दिया जाए जहां पर ये अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे ये रॉक्स जो है वो कुछ ड्रिल करने पे कुछ मीटर्स पे यदि वो हमें मिल जाए, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स पे, यदि ऐसी रॉक्स जो इतनी गर्म है कि पानी यदि सप्लाई किया जाए वहां तक
तो बहुत ह्यूज अमाउंट में स्टीम हमको मिले, तो उस रीजन को हम एक पावर स्टेशन की तरह वहां पर एक पावर प्लांट लगा के हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक होल, क्योंकि पानी आपको भेजना है तो फिर कुछ सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, है ना। So we drill holes down to that hot region, steams come up and is purified and used to drive turbines, which drive electric generators. And there may be a natural groundwater भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। और थोड़ा सा बड़ा करके जो है हम पंप भी करेंगे बाहर से, यदि हम पानी लाएं तो, और उस पे गर्म कर लें, है ना, और फिर स्टीम को हम पावर जनरेशन के लिए यूज कर लें, तो ऐसा भी किया जा सकता है। डायरेक्ट यूज क्या है जियोथर्मल एनर्जी के, कि उस पर्टिकुलर रीजन पे यदि हीटिंग की जरूरत है तो आप उस हीट को वहां पे हीटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, एयर कंडीशनिंग के लिए यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यदि उसमें हीट एनर्जी चाहिए आपको तो आप यूज कर सकते हो, ड्राइंग कुछ चीज सुखानी हो तो, है ना, ग्रीन हाउसेस मेंटेन करने के लिए, जैसे जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना है पर्टिकुलर एरिया का। ग्रीन हाउस का मतलब ही है हीट को एक पर्टिकुलर रीजन में उस टेम्परेचर को मेंटेन करना। एक्वाकल्चर वहाँ पे यदि डेवलप करना हो, हॉट वाटर यूज करना हो, रिजॉर्ट्स और पूल में यदि वाटर का टेम्परेचर आपको पर्टिकुलर मेंटेन करना हो, और या फिर स्नो की मेल्टिंग करनी हो ना, उसके लिए भी टेम्परेचर चाहिए। तो ये सब लोकल थोड़े से रीजन में यदि उस हीट का आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि जियोथर्मल एनर्जी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन and does not contribute to greenhouse effect, and the power stations do not take up much room, क्योंकि उसमें आपको एक स्टीम तो आपको मिल ही रही है नेचुरली, उसको बस टरबाइन और जनरेटर लगाना है और आपको एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है। सो देयर इज नो नॉट मच इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। फ्यूल इसमें कोई चाहिए नहीं, रॉ मटेरियल सिर्फ पानी चाहिए आपको, या तो नेचुरली जनरली वहाँ पे यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बस पानी आपको चाहिए। Now once you have built a geothermal power station, the energy is almost free, है ना। It may need a little energy to run a pump, but this can be taken from the energy being generated. जो जनरेट हुई है उसी एनर्जी को आप पंप को रन करने के लिए यूज कर सकते हैं। पंपिंग किसके लिए चाहिए, पानी के लिए चाहिए, पानी जो है वो पंप करके वहां तक हमें पहुंचाना है। डिसएडवांटेजेस क्या है, बिग प्रॉब्लम इज दैट देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस वेयर यू कैन बिल्ड अ जियोथर्मल पावर स्टेशन एंड यू नीड हॉट रॉक्स ऑफ सुटेबल टाइप। एक पर्टिकुलर टाइप की हॉट रॉक चाहिए, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे चाहिए वेयर वी कैन ड्रिल डाउन टू दैम, है ना। बहुत नीचे हो गई तो वो फिर बड़ा मुश्किल है उसको वहां तक पहुंचाना पानी को। The type of rock above is also important and it must be of a type that we can easily drill through. कई बार ऐसा होता है कि ड्रिलिंग ही नहीं हो पाती है हॉट रॉक्स भी अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन ड्रिलिंग मशीन इतनी पावरफुल नहीं होती है कि वो वहां तक पहुंच सके। So sometimes a geothermal site may run out of steam and perhaps for decades. कई बार ऐसा होता है कि पानी नहीं होता है वहाँ आसपास, तो पानी को वहां तक लाना ही बहुत कॉस्टली पड़ जाए, तो फिर ऐसे पावर स्टेशन का जो है कोई मतलब बेनिफिट हमको नहीं मिलता। Hazardous gases and minerals may come up from underground and can be difficult to safely dispose of. कुछ यदि उस रॉक्स के नीचे कुछ ऐसा पैसेज है कि नीचे से गैसेस और मिनरल्स नीचे से आ जाएं जो कि हमारे लिए खतरनाक भी हों और हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें सिर्फ स्टीम चाहिए, उस हीट को हम यूज करना चाह रहे हैं। तो यदि कुछ गैसेस और मिनरल्स आ जाएं जिनको कि हम प्रॉपरली हैंडल ना कर पाए तो ये भी एक तरह से जो है मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। इज इट रिन्यूएबल? जियोथर्मल एनर्जी इज रिन्यूएबल, लेकिन
it must keeps on coming as long as we don't pump too much cold water down and cool the rocks too much. यदि आपने बहुत सारा ठंडा पानी उसमें डाल दिया, लंबे समय तक डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, वो रॉक्स ठंडी हो जाएंगी। तो स्टीम जिस हिसाब से हमको चाहिए उस हिसाब से हमें नहीं मिलेंगी। कई बार आपने देखा होगा कहीं कहीं जगहों पे स्टीम निकलती रहती है बीच में से ना, ट्रैक्स में से, ऐसे जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो वो स्टीम इसी तरह से निकलती है कि वहां नीचे हीट बहुत है और पानी भी है वहां पर। ठीक है, तो दिस ऑल एंड्स अवर रिन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक। इसमें किसी को कोई तकलीफ? मैम लास्ट स्लाइड दिखाइए प्लीज। यही है लास्ट, तो इसके पहले वाली ये, इसके नीचे वाली। नीचे वाली बस यही है कि ये रिन्यूएबल ही है। ओके मैम। हाँ, और कुछ? आप लोगों ने छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं? बहुत लंबे लंबे नहीं, जस्ट पॉइंट्स में आपने लिखे हैं चीजें? यस मैम। मैम ये हमको हिंदी में नहीं मिलेगी PDF? हिंदी में आपको क्या समझ नहीं आया, आप मुझे बताइए।